मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का 2025 में हिंदी का पेपर होगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, फरवरी 2025 से जब फरवरी स्टार्ट होगी, तब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का पहला पेपर कौन सा होगा? पहला पेपर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का हिंदी का पेपर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये टारगेट बनाया है कि मैं पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी में वो प्रश्न बता दूं जो सीधा पेपर में आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के 70 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को देख करके आप लोग टॉपर बन सकते हो, ठीक है। एक ही वीडियो में आप लोग टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पूरी की पूरी हिंदी जो है मैं इस वीडियो में समाप्त कर दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक ही वीडियो में पूरी हिंदी आप लोगों की समाप्त हो जाएगी। फिर आप लोगों को अलग से कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में यही प्रश्न आएंगे और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर पूरा पक्का कर लो अपना। अब देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके पेपर में और 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों को वो 20 प्रश्न बताऊंगा जो सीधा पेपर में आएंगे, ठीक है। आप लोग वही 20 प्रश्न तैयार करो जो मैं बताऊंगा, ठीक है। और यही 20 प्रश्न तैयार करके आप लोग पेपर देने चले जाना। यही प्रश्न आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। इससे बाहर आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। सब कुछ यही आएगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आप लोगों से कहा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, और जो सही है उस पर आप लोगों को टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। देखो, प्रेमचंद्र एक नाटककार हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मेरा गलत हो जाएगा, प्रेमचंद्र एक नाटककार नहीं है। अब देखो, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध कवि थे, ये भी गलत है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो, सी नंबर देखो कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा सही हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर साथ में मेरे बैठो और सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलो। एक भी प्रश्न को मत छोड़ना, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आप लोगों को पेपर में मिलेंगे, ठीक है। देखो, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है, पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का पहला प्रश्न था। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। अब प्रश्न नंबर 2 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 2 है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये प्रश्न जरूर पेपर में मिलेगा। 101% आप लोगों को पेपर में जरूर मिलेगा, रखा हुआ मिलेगा। पूरा यही प्रश्न आप लोगों को पेपर में मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर तैयार करके जाओ इसको। देखो, रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? देखो, किस विधा की रचना है? जो रेणुका जो है रचना है और जो हुंकार एक रचना है, कहना कि ये किस विधा की रचना है। देखो, एक विधा जरूर पूछी जाती है आपके पेपर में। ए ऑप्शन दिया है काव्य, बी ऑप्शन दिया है कहानी, सी ऑप्शन दिया आलोचना, डी ऑप्शन दिया आत्मकथा। तो बात करते हैं कि रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों काव्य हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है पूरा आपका सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 जो है मेरे प्यारे बच्चों 4 से 5 बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये 2023, 2022 और 2021 यानी कि 3 साल ये प्रश्न लगातार आया है। और हो सकता है 2025 में दोबारा पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल भी मिस मत करना कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है। देखो, महादेवी वर्मा ने कौन सा निबंध रचा था, तो बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जरूर पेपर में ये प्रश्न मिलेगा। ए ऑप्शन दिया है रेती के फूल, बी ऑप्शन दिया है छड़दा। देखो, छड़दा लिखा है, छड़दा, ठीक है। और बी और सी ऑप्शन दिया हंस, डी ऑप्शन दिया उर्वशी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका छड़दा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। देखो, प्रश्न नंबर 4 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 जो है 100% आप लोगों को पेपर में मिलेगा, ठीक है। जरूर पेपर में रखा हुआ मिलेगा। देखो, करुणालय, एक देखो पूछा गया कि करुणालय के लेखक कौन है। करुणालय के लेखक बताने। ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर, डी ऑप्शन दिया लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब देखो बात करते हैं, अब इसके हम आंसर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोगों को आंसर मुझे बताना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, जयशंकर प्रसाद को नोट करो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ए ऑप्शन दिया आपका प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया निराला जी, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र, ठीक है।
तो इसका प्रेमचंद्र आप लोगों का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। एक भी प्रश्न को मिस मत करना मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रश्न आप लोगों को पेपर में रखे हुए मिलेंगे, यही प्रश्न आएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों यही आप लोगों को मिलेगा पेपर में। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि परमाल रासो किस काल की रचना है। परमाल रासो जो है रचना है, और बताना है कि परमाल रासो जो है किस काल की रचना है। ए ऑप्शन दिया आदिकाल की रचना है, बी ऑप्शन दिया रीतिक काल की रचना है, सी ऑप्शन दिया भक्ति काल की रचना है, डी ऑप्शन दिया आधुनिक काल की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल की रचना हो जाएगी। जो परमाल रासो जो है ये आदिकाल की रचना है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि परिमल, देखो परिमल के रचनाकार बताने। परिमल के रचनाकार कौन है? तो ए ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत हैं, बी ऑप्शन दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सी ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा है, डी ऑप्शन दिया गजानन माधव मुक्तिबोध। देखो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो बी ऑप्शन जो है पूरा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन पूरा आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न नंबर 8, देखो प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्न नंबर देखो 20 नंबर मैं आप लोगों को जल्दी ही कंप्लीट करवाने वाला हूँ। 20 नंबर जल्दी कंप्लीट करवा करके फिर मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीवन परिचय भी बताऊंगा, ठीक है। जीवन परिचय जो है पेपर में 10 नंबर के आएंगे। फिर मैं आप लोगों को पत्र लेखन भी लिखना बताऊंगा, ठीक है। पत्र लेखन कैसे लिखें वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, प्रश्न नंबर 8 को देखो। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि रीतिकाल किस समयावधि में मनाया जाता है, ठीक है। तो रीतकाल जो है किस समयावधि में माना जाता है। तो रीतकाल जो है इसका काल बताने किस काल में ये माना जाता है। ए ऑप्शन दिया सन 1600 से 1616 तक, बी ऑप्शन दिया सन 1800 से 1818 तक, सी ऑप्शन दिया सन 1643 से 1843 तक, सी ऑप्शन दिया सन 1600 से 1632 तक। तो इसका जो सी ऑप्शन जो है मेरा पूरा सही हो जाएगा कि सन 1643 से 1843 तक, ठीक है। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या करें। अब देखो बात करते हैं एक प्रश्न जो है आप लोगों का जो आपका चैप्टर रस, ठीक है। रस से देखो एक प्रश्न जरूर आ जाता है। रस से मेरे पैर बच्चों 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रस से देखो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला देखो प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा कि प्रति प्रति सुनि उकसही अकुसाही देख दशा हरिगन मुसुकाही में कौन सा रस है। अब देखो यहाँ से आप लोगों को एक पंक्ति दी जाएगी। देखो इतनी लंबी पंक्ति है। अब इतना आप लोगों को पहले पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा रस हो जाएगा। देखो प्रति प्रति सुनी उकसाई अकुसाई देखे दशा हरिगन मुस्काई। देखो मुस्कुराने की बात हो रही है। जहाँ पर भी मुस्कुराने की बात हो वहाँ पर मेरा हास्य रस हो जाता है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर मेरा हास्य रस हो जाता है। तो मेरा हास्य रस इसका सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 देखो इसको भी मैंने रस से उठाया, ठीक है। एक आपके पेपर में स्थायी भाव जरूर पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा स्थायी भाव। आप लोग सभी के सभी स्थायी भाव याद कर लो। अगर नहीं याद करना तो आप लोग इसी को याद कर लो, यही वाला पूछा जाएगा। देखो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव तैयार करके चले जाओ और यही आप लोगों को पेपर में मिलेगा। देखो ए ऑप्शन दिया रति, बी ऑप्शन दिया हास्य, सी ऑप्शन दिया उत्साह, डी ऑप्शन दिया भय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रति। तो रति आप लोगों का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं कि अगला प्रश्न देखो कौन सा है। प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखो क्या कर रहा है। एक प्रश्न आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों अलंकार, जो आपका चैप्टर है अलंकार, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अलंकार से एक प्रश्न आप लोगों को जरूर पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो अलंकार देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अलंकार से हर साल 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं पेपर में। देखो नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो एक बार और इसको पढ़ लो। देखो नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखो अलंकार पूछा गया तो मेरे पर बच्चों इसका देखो ए ऑप्शन दिया रूपक, बी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन दिया श्लेष, डी ऑप्शन दिया उपमा। तो देखो 4 ऑप्शन हम लोगों को दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपमा अलंकार, ठीक है। तो उपमा अलंकार आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा, पूरा उपमा अलंकार सही हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 12 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 12 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय, यानी कि जो पहली सोरठा की जो पहली लाइन है और सोरठा की जो तीसरी लाइन है, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये बताना है। ए ऑप्शन दिया 11-11 मात्राएं होती हैं, बी ऑप्शन दिया 13-13 मात्राएं होती हैं, सी ऑप्शन दिया 16-16 मात्राएं होती हैं, डी ऑप्शन दिया 24-24 मात्राएं होती हैं। तो
तो यहाँ पर बताना है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 मात्राएं होती हैं, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इसको याद कर लो। आगे देखो बात करते हैं कि मात्रिक छंद, जो आपका मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद का उदाहरण क्या होता है। तो मात्रिक छंद का उदाहरण देखेंगे, ए ऑप्शन दिया दोहा, बी ऑप्शन दिया सोरठा, सी ऑप्शन दिया रोला, डी ऑप्शन दिया सभी। तो इसका डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सभी, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेरे पर बच्चों, आप लोगों का प्रश्न नंबर 13 था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे, क्या कह रहा है कि शिखारिणी, शिखारिणी किस छंद के अंतर्गत आता है। शिखारिणी, ठीक है। अब देखो शिखारिणी जो है, ये शिखारिणी का एक छंद है और पता नहीं कि किस छंद के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन दिया वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन दिया मुक्तक छंद के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन दिया मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया जो शिखारिणी जो है किस छंद के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको राइट आंसर करेंगे। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि अनुग्रह, अनुग्रह में देखो प्रश्न नंबर 15 को देखो, अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग लगा है। जो आपका अनुग्रह है, अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग लगा है। ए ऑप्शन दिया अनु, बी ऑप्शन दिया ग्रह, सी ऑप्शन दिया परि, डी ऑप्शन दिया परा। तो अनुग्रह में मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का अनु उपसर्ग हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है कि परि उपसर्ग लगाकर, परि उपसर्ग लगाकर बना शब्द बताइए। जो परि, आप बताइए, देखिए परि उपसर्ग लगाकर, परि उपसर्ग देखो कहाँ लगा है। देखो परि उपसर्ग देखो यहाँ पर अवमान है, ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखो अवतार लिखा है, ये भी आपका गलत। सी ऑप्शन दिया परिहार, ये भी आप लोगों का सॉरी, आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों परि लगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का यही सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 का है कि कपड़ा का तत्सम रूप बताइए। कपड़ा का तत्सम रूप बताइए। देखो ए ऑप्शन दिए वस्त्र, बी ऑप्शन दिए करपट, सी ऑप्शन दिए दुकूल, डी ऑप्शन दिए वसन। तो बताना है कि कपड़ा का तत्सम रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करपट। ठीक है, तो करपट आप लोगों का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बात करते हैं कि आप देखो यहाँ से बात करते हैं कि कमल नयन में समास बताना है। देखो प्रश्न नंबर 17 को देखो, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि कमल नयन, ठीक है, तो कमल नयन में समास बताइए। ए ऑप्शन दिए द्विगु समास, बी ऑप्शन दिए कर्मधारय समास, सी ऑप्शन दिए द्वंद्व समास, डी ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं कि कमल नयन में कौन सा समास होता है। तो कमल नयन में मेरे प्यारे बच्चों कर्मधारय समास होता है। आप देखो और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया सुधा, बी ऑप्शन दिया अमी, सी ऑप्शन दिया पीयूष, डी ऑप्शन दिया इनमें से सभी। मतलब कि अमृत के पर्यायवाची पूछे गए हैं सुधा, अमी, पीयूष, यानी कि इसका डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। देखो अमृत का पर्यायवाची सुधा भी होता है, अमृत का पर्यायवाची अमी भी होता है, और अमृत का पर्यायवाची पीयूष भी होता है। अमृत का पर्यायवाची मतलब सभी, आप लोगों का डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। आप देखो और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे कि सरिता, जो आपकी सरिता पत्रिका का प्रकाशन, सरिता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। ए ऑप्शन दिया 1947 में हुआ, बी ऑप्शन दिया 1945 में हुआ, सी ऑप्शन दिया 1948 में हुआ, डी ऑप्शन दिया 1956 में हुआ। तो बताने की जो आपकी सरिता पत्रिका जो है, सरिता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लो, 1945 आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। और बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। देखो द्विवेदी योग, द्विवेदी युग की रचना बतानी, द्विवेदी युग की रचना बतानी, कौन सी द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप देखो पहले ए ऑप्शन दिए कामायनी, बी ऑप्शन दिए यामस, सी ऑप्शन दिए पल्लव, डी ऑप्शन दिए साकित। आप देखो द्विवेदी युग की रचना पूछी गई है, तो इसका डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। आप लोग यही प्रश्न तैयार करके जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यही प्रश्न आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ जीवन परिचय। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2025 यानी कि फरवरी 2025 में कौन सा जीवन परिचय आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को देखो
दो जीवन परिचय बताऊंगा, मैं आप लोगों को दो जीवन परिचय बताऊंगा। आप लोग यही दो जीवन परिचय तैयार करके चले जाओ, ठीक है। जो मैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीवन परिचय बताऊंगा, आप लोग सिर्फ यही जीवन परिचय तैयार करके चले जाओ। यही दो जीवन परिचय पेपर में आएंगे और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इनका आंसर लिख देना, ठीक है। जो मैं जीवन परिचय आज की इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोग सिर्फ यही जीवन परिचय तैयार करके जाओ। और जो जीवन परिचय होगा आपके पेपर में इस बार 10 नंबर का आएगा, ठीक है। एक लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा और एक कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और पेपर में कैसे आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। वैसे तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने जीवन परिचय तैयार कर लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो वो आप लोगों को 10 में से 10 नंबर दे, आप लोगों का एक भी नंबर ना काटे, ठीक है। मैं इस तरीके से आप लोगों को जीवन परिचय लिखना बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब देखो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ। फिर देखो औरंगाबाद करते हैं, जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों का जन्म स्थान काशी, ठीक है। तो काशी में इनका जन्म हुआ था। अब देखो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, तो मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम श्री देवी प्रसाद है, ठीक है। तो श्री देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। अब देखो औरंगाबाद करते हैं, शिक्षा के बारे में देखो, तो जयशंकर प्रसाद जी ने शिक्षा अपनी कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने 8वीं तक, ठीक है, कक्षा 8 तक इन्होंने पढ़ाई पूरी की। जयशंकर प्रसाद जी ने कक्षा 8 तक यानी कि 8वीं तक इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ठीक है। और इससे आगे ये नहीं पढ़ पाए। और आगे बात करते हैं रचनाओं के बारे में, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देख लो, कामायनी हो गई रचना, और देखो स्कंदगुप्त रचना हो गई, कंकाल। तो ये जो तीनों रचनाएं जो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हो जाएंगी। फिर और आगे बात करते हैं इनकी मृत्यु के बारे में, इनकी मौत यानी कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। अब देखो इनकी मृत्यु देखो कैसे हुई, 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो और आगे बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में, तो अब देखो यहाँ से जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो मेन हेडिंग यहाँ से पड़ेगी, ठीक है, जीवन परिचय। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि इतना लिखना है, ठीक है। यहाँ से देखो अगर आप लोगों को 10 में से 10 नंबर चाहिए तो मैंने जिस ट्रिक से जीवन परिचय लिखा है आप लोगों को इसी ट्रिक से जीवन परिचय लिखना है। अगर आप लोग इस ट्रिक से जीवन परिचय नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या करेगा, तो एग्जामिनर आप लोगों को फिर क्या करेगा, 10 में से 5 नंबर देगा, ठीक है, 10 में से 5 नंबर देगा। अगर आप लोग इस ट्रिक से लिखेंगे जिस ट्रिक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों को 10 में से 10 नंबर देगा, ठीक है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आप लोग इसी ट्रिक से लिखो और आप लोग अपने पूरे के पूरे 10 नंबर पक्के करो, ठीक है। देखो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ से, देखो अब आप लोगों को यहाँ से मेन हेडिंग डालनी है। मेन हेडिंग कौन सी पढ़नी पड़ेगी आप लोगों की, जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। अब जो 30 जनवरी 1889 जो इसको आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। लाल पेन का यूज नहीं करना आप लोगों को, गुलाबी पेन का यूज नहीं करना है। क्या करना है आप लोगों को कि 30 जनवरी 1889 को हुआ, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, इसको आप लोगों को ब्लैक यानी कि काले पेन से लिखना है। देखो इनके पिता देवी प्रसाद थे, जो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, तो जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। फिर देखो और आगे बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। अब देखो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने घर पर ही, ठीक है, और इन्होंने अपने घर पर ही देखो क्या किया, इन्होंने अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। फिर और आगे बात करते हैं, देखो यहाँ से अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जयशंकर प्रसाद ने अपने घर पर ही संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया और हिंदी का अध्ययन किया। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने घर पर ही, ठीक है, इन्होंने कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, इन्होंने कक्षा 8 तक इन्होंने पढ़ाई की। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये अपने घर आ गए, उन्होंने घर पर ही देखो क्या किया, इन्होंने घर पर ही संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी का अध्ययन किया। फिर देखो बात करते हैं कि फिर इन्होंने देखो इतना जब इन्होंने थोड़ी बहुत इन्होंने घर पर पढ़ाई की, घर पर पढ़ाई करने के बाद फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद जयशंकर प्रसाद ने अपना नाम क्वींस कॉलेज, ठीक है, एक कॉलेज का नाम है क्वींस कॉलेज में लिखा है जो वहीं पढ़ता है, काशी में कॉलेज है और काशी में कॉलेज का नाम है क्वींस कॉलेज, और इन्होंने यहीं पर अपना नाम लिखाया, किंतु वहाँ 8वीं तक ही पढ़ाई कर पाए, ठीक है। अब क्वींस कॉलेज में इन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की। फिर देखो इसके बाद क्या होता है कि 12 वर्ष, जब से जयशंकर प्रसाद जी की उम्र जब होती है कितने साल की, जयशंकर प्रसाद जब होते हैं 12 साल के, जयशंकर प्रसाद जब 12 वर्ष के होते हैं तब क्या होता है, इनके पिता का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो इनके पिता का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो जब ये 12 वर्ष के होते हैं तो इनके पिता का देहांत हो जाता है। अब देखो बात करते हैं औरंगजेब, तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु देखो अब कैसे होती है, जो कि मेरे पर जो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। जो लेखक का जीवन परिचय जो होगा 5 नंबर का आएगा और जो कवि का जीवन परिचय होगा वो भी 5 नंबर का आएगा। इस तरीके से मिलाकर के आप लोगों के 10 नंबर पक्के होंगे। इस अब देखो मैं आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है वो पहले समझो, ठीक है।
तो यच्चमा यानी कि टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। अब जो 15 नवंबर 1937 को है, इसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है? और आप लोगों को गुलाबी पेन से नहीं लिखना है। देखो अब यहाँ से डालेंगे रचनाएँ, इनकी कौन-कौन सी रचनाएँ, तो जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचनाएँ? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नाटक। नाटक में देखो क्या आते हैं, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, करुणालय। तो करुणालय के लेखक कौन है? करुणालय के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, करुणालय, ये इनके नाटक हो जाएंगे। फिर देखो इनकी बात करते हैं इनकी कहानी के बारे में। तो अब देखो जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ देखो कौन सी हैं, आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया। तो ये देखो इनकी कहानियाँ हो जाएंगी, आकाशदीप और इंद्रजाल, छाया। फिर देखो बात करते हैं आगे उपन्यास के बारे में। तो कंकाल, तितली, राप्ती, ये इनके उपन्यास हो जाएंगे, ठीक है? आप लोगों को उपन्यास बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, जो सी ट्रिक मैंने यहाँ पर फॉलो की है, बिल्कुल आप लोगों को इसी ट्रिक से लिखना है, ठीक है? देखो तभी एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों को 10 में से 10 नंबर देगा, वरना एग्जामिनर आप लोगों के नंबर काट लेगा, ठीक है? मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताऊंगा जिससे एग्जामिनर आप लोगों का एक भी नंबर ना काटे, ठीक है? आप लोगों को 10 में से 10 नंबर दे। अब देखो अब बात करते हैं काव्य के बारे में। कामायनी, लहरी इनके काव्य हो जाएंगे। उपन्यास क्या है, तो कंकाल, तितली, राप्ती, ये इनकी उपन्यास हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पूरा का पूरा समाप्त हुआ, ठीक है? ये पूरा का पूरा जीवन परिचय आप लोगों का समाप्त हुआ। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को सूरदास जी का जीवन परिचय। देखो सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है? तो सूरदास जी का जीवन परिचय समझो। और जो ये सूरदास जी हो, ये कवि में आते हैं, ठीक है? कवि में आते हैं, जो कि 5 नंबर का सूरदास जी का जीवन परिचय आएगा। और 2025 में लिख कर रख लो, जरूर आएगा, ठीक है? 101% सूरदास जी का जीवन परिचय पूछा रहेगा। देखो यहाँ से डालेंगे जीवन परिचय, ऊपर डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सूरदास। और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जन्म, उनका जन्म कब हुआ, तो सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ। उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो रुनकता, जो कब रुनकता नामक ग्राम है, वहीं पर इनका जन्म स्थान हुआ था। फिर बात करते हैं सूरदास जी के पिता का क्या नाम था। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास सारस्वत इनके पिता का नाम था। फिर देखो और आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो सूर सागर, सूर सारावली, ठीक है? तो सूर सागर, सूर सारावली इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब देखो बात करते हैं, अब देखो मेन हेडिंग आप लोगों को कहाँ से डालनी है, मेन हेडिंग आप लोगों को यहाँ से डालनी है, रचनाएं। देखो सूरदास का जन्म, अब यहाँ से आप लोगों को लिखना है सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में 1478 में हुआ। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में 1478 में हुआ था। अब देखो बात करते हैं कि सूरदास बचपन से ही गौ घाट, जो गौ घाट जो है, गौ घाट पर रहने लगे। जो सूरदास जी जो बचपन से ही, ठीक है? मतलब यानी कि जब ये छोटे थे, तो ये छोटे बरस से ही गौ घाट पर रहने लगे थे, ठीक है? अब देखो कुछ समय बाद क्या हुआ, जब ये गौ घाट पर रहने लगे, होते कुछ समय बाद क्या हुआ कि सूरदास जी ने, अब देखो कुछ समय बाद क्या होता है कि वल्लभाचार्य, ठीक है? तो वल्लभाचार्य जी जो थे, वल्लभाचार्य जी जो थे, ये सूरदास जी के पास आए। तो सूरदास जी ने क्या किया, सूरदास जी ने वल्लभाचार्य को एक पद सुनाया, ठीक है? वैसे भी सूरदास जी को पद अच्छे पद आते थे, तो उन्होंने क्या किया, एक पद वल्लभाचार्य जी को एक पद सुना दिया, जिसमें से क्या हुआ कि जिसमें से वल्लभाचार्य खुश होकर के सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया, ठीक है? जब सूरदास जी ने जब वल्लभाचार्य जी को अपना एक पद सुनाया, तो जिससे क्या हुआ कि वल्लभाचार्य खुश होकर के सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया, ठीक है? इतना लिखने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आगे देखो समझो, मेरी बातों को समझो। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो सूरदास जी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे। जो सूरदास जी जो थे, ये कौन थे, तो सूरदास जी जो थे ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है? अब देखो इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु 1583 में परसौली, जो परसौली नामक ग्राम जो है, परसौली में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? अब बात करते हैं सूरदास जी की रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं देखो लो इनकी कौन कौन सी रचनाएं, तो सूरदास जी की रचनाएं देखो, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है? इतनी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया सूरदास और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या बताऊंगा, क्या बताने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पत्र लेखन बताऊंगा, ठीक है? पत्र लेखन आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है? पत्र लेखन लिखने की ट्रिक देखो, ठीक है? कई बच्चे क्या करते हैं, पेपर में पत्र लेखन क्या करते हैं, पेपर में, मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे पेपर में पत्र लेखन गलत तरीके से लिखते हैं, ठीक है? गलत तरीके से पेपर में पत्र लेखन लिखते हैं, तभी उनको 2 नंबर दिए जाते हैं। कई बच्चों को तो मेरे प्यारे बच्चों एक भी नंबर नहीं देते, उनको 0 नंबर दे देता है एग्जामिनर, ठीक है? तो पत्र लेखन पेपर में कैसे लिखें, अक्सर कौन सी ट्रिक मैं लगाऊं ताकि एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों का एक भी नंबर ना काटे, आप लोगों को
4 में से 4 नंबर दे दे, ठीक है, तो वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अब देखो मैं आप लोगों को बताऊँगा 4 नंबर आप लोग कैसे प्राप्त करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, आप लोगों को पत्र लेखन हेडिंग डालनी है और यहाँ से लिखना है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो, ठीक है। पेपर में आप लोगों को यही वाला पत्र लेखन आएगा। तो पेपर में ये वाला पत्र लेखन आएगा तो देखो सबसे पहले आप लोगों से कहा जाएगा कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। आप देखो यहाँ पर लिखना है सेवा में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से लिखना है सेवा में, ठीक है। समझो, देखो पूरी ट्रिक समझो। देखो पत्र लेखन जो 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना है किस ट्रिक से कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है और किस तरीके से मैं पत्र लेखन लिखूं ताकि एग्जामिनर मेरे को 4 में से 4 नंबर दे। क्योंकि पत्र लेखन जो 2025 में 4 नंबर का पत्र लेखन पूछा रहेगा। यहाँ पर लिखना है सेवा में, फिर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, ठीक है। जो आपका कॉलेज है आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है, क्योंकि ये जो केपी इंटर कॉलेज जो ये मेरा कॉलेज है, इसलिए मैंने अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आप लोग अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं और अगर आप लोगों को ना चलेगा तो आप लोग इसी का नाम लिख देना है, ठीक है। केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज आप लोग भी इसको लिख सकते हैं। आप देखो बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पर डालेंगे महोदय। महोदय करने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर देखो आकस्मिक अवकाश मतलब आप लोगों को छुट्टी पर प्रार्थना पत्र, छुट्टी पर आप लोगों को एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो छुट्टी पर पत्र लिखने के लिए आप लोग क्या करें, यहाँ से पर डालेंगे महोदय। महोदय में आप लोग कुछ भी बना कर लिख सकते हैं या फिर जैसे मैंने लिखा है आप लोग मेरी ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। देखो सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को कुछ ना कुछ बना कर लिखना है। मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई, मैं लेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। कुछ भी आप लोगों को बना कर लिख देना है ताकि एग्जामिनर जो है आप लोगों का पत्र लेखन देखे तो खुश हो जाए, ठीक है। यानी कि सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। इतना लिखने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आगे देखो बात करनी है कि मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई। इतना देखो सब कुछ लिखना है। देखो मैंने उपचार भी करा लिया परंतु मैं दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ, ठीक है। देखो पढ़ नहीं सकता, मैं कक्षा में पढ़ नहीं सकता, मतलब मैंने उपचार भी कराया, मेरे पैरों में चोट लग गई और मैं कक्षा में पढ़ नहीं सकता। इतना आप लोगों को सब कुछ लिखना है, ठीक है। सिर पर चोट लग गई है ना। अब देखो मैंने उपचार भी करा लिया है परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ नहीं सकता, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने का अवकाश प्रदान करें। अब देखो यहाँ से लिखना है दिनांक, यानी कि आप लोगों का जब पेपर हो 15 तारीख को पेपर हो या फिर 16 तारीख को पेपर हो तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी डेट लिख देनी है, ठीक है। डेट आप लोगों को लिखनी है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। कई बच्चे क्या करते हैं वो अपना वहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है। नाम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। वरना अगर आप लोग नाम लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को अपना नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोगों को XYZ करके आगे बढ़ जाना है। अब देखो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को पत्र लेखन बताया, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को पत्र लेखन बताया, फिर मैंने आप लोगों को जीवन परिचय बताया, ठीक है। मैंने आप लोगों को जीवन परिचय बताया कि पेपर में जीवन परिचय कैसे लिखें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा गद्यांश। देखो गद्यांश, देखो गद्यांश जो है मेरे प्यारे बच्चों या फिर आप लोग इसको गद्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग गद्यांश या फिर गद्य, ठीक है, एक ही बात होती है, जो कि पेपर में 6 नंबर का आएगा। तो मैं आप लोगों को वो गद्य बताऊंगा जो पेपर में आएगा, ठीक है। यही पेपर में आएगा, आप लोग इसी गद्य को तैयार करके जाओ, है ना। देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ना है, अपने आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। अगर आप लोग जल्दीबाजी करेंगे तो एग्जामिनर आप लोगों के नंबर भी काट सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों, यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों से देखो सबसे पहले आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ना और इस गद्यांश पर आधारित एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों से 3 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 3 प्रश्न पूछेगा जिसमें से एक प्रश्न जो होगा 2 नंबर यानी कि 6 नंबर का ये गद्यांश आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत ही एकदम ऐसे समझा रहा हूँ जैसे आप लोग छोटे बच्चे हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि गद्यांश कैसे लिखें, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आप लोगों को 6 में से 6 नंबर दे, ठीक है। 6 में से 6 नंबर दे और आप लोगों का एक भी नंबर ना काटे। मैं आप लोगों को वो ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आप देखो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, देखो कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया जाएगा पेपर में और उस गद्यांश पर आधारित आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गद्यांश को पढ़ेंगे कि ईर्ष्या से, देखो ये लिखा है ईर्ष्या, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो ईर्ष्या है, ठीक है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु, ठीक है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। फिर से दोबारा पढ़ेंगे कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है।
जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। फिर देखो बात करते हैं कि उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। देखो मैं आप लोगों को क्या करना है कि इसको गद्यांश को पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इस तरीके से यही वाले देखो 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है। पेपर में यही 3 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोग इन्हीं 3 प्रश्नों को तैयार करके जाना है। अगर आप लोग नहीं लिख पाते हैं फिर मैं आप लोगों को लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि अगर आप लोगों के सामने कोई भी गद्यांश आ जाता है तो आप लोगों को मैं वो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर के आप लोगों को 6 में से 6 नंबर दे दे, ठीक है। आप लोगों को गद्यांश लिखना भी नहीं पड़ेगा और आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। वो ट्रिक समझो। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर बात करते हैं, इसको देखो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद देखो गद्यांश पर आधारित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। 3 प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछेगा। तो अब देखो पहला देखो प्रश्न क्या है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा। जब आप लोग गद्यांश का संदर्भ लिख देंगे तब आप लोगों के 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और देखो आगे बात करते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करो जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा। फिर देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के देखो कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। जो लेखक जो है ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो ये जब आप लोग इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तब एग्जामिनर आप लोगों को 6 नंबर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 जो है, प्रश्न नंबर 1 को मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। इसका संदर्भ देखो कैसे लिखा जाता है। तो संदर्भ देखो कैसे लिखा जाता है तो सब कुछ समझो, ठीक है। तो इसका संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे, ये देखो इसका संदर्भ आ गया, ठीक है। तो संदर्भ को पहले पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर की बात है, आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में 70 नंबर पक्के करवा रहा हूँ। प्रस्तुत पदांश सॉरी यहाँ पर गद्यांश, ठीक है। यहाँ पर आप लोग गद्यांश कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गद्यांश होगा तो आप लोग यहाँ पर गद्यांश कर लो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का गद्यांश है। मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं गद्यांश, तो आप लोग क्या करो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया। जो आप लोगों का ये जो संदर्भ है, ठीक है। अब देखो ये जो आप लोगों का जो गद्यांश जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया। अब देखो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इतना देखो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इतना आप लोगों को लिख देना है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का संदर्भ पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को क्या करना है, अब मैं आप लोगों को प्रश्न में जो आपका सेकंड है, प्रश्न में जो आपका सेकंड है कि इसके रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कॉपी में नोट करो कि मन ही वही चीज है, मन ही वही चीज है जो ईर्ष्या को जन्म देता है। जो मन जो है, मन क्या करता है, मन ईर्ष्या को जन्म देता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने मन को संभाल कर रखना है ताकि आपके अंदर ईर्ष्या जन्म ना ले पाए। देखो व्यक्ति अगर अपने मन को साफ रखे तो वह ईर्ष्या से बच सकता है। अगर व्यक्ति अगर अपने मन को साफ रखता है तो वो फिर क्या कर तो वो फिर ईर्ष्या से बच सकता है। यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है, अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है और वह ईर्ष्या से बचना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो उसके लिए आवश्यक है कि वह बेकार की बातें सोचना बंद कर दे, ठीक है। देखो इतना आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का जो तीसरा प्रश्न देखो क्या करें, तीसरा प्रश्न देखो कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। जब लोगों का प्रश्न नंबर 3 रहेगा तो प्रश्न नंबर 3 को देखो कैसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखो, प्रश्न नंबर 3 को देखो कि लेखक जो है, लेखक का कहना है कि ईर्ष्या से बचने के लिए बेकार की बातें सोचना बंद कर दें, ठीक है। तो इतना आप लोगों को सब कुछ करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पद्यांश, ठीक है। देखो पद्यांश ये आप लोगों का गद्यांश था, ठीक है। गद्यांश आप लोग इसी गद्यांश को तैयार करो, 6 नंबर का आएगा, ठीक है। यही वाला गद्यांश आपके पेपर में पूछा जाएगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा पद्यांश, ठीक है। मैं आप लोगों को वो पद्यांश बताऊंगा जो सीधा पेपर में आएगा और इससे बाहर एक भी गद्यांश आप लोगों का बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग इन्हीं गद्यांशों को तैयार करके जाओ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और यही सीधा पेपर में आएंगे, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों को एक भी गद्यांश नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसी गद्यांश को तैयार करके जाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को 95 प्लस नंबर लाने तो आप लोग इसी गद्यांश को तैयार करके जाओ। देखो इसको पढ़ेंगे कि एक पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। एक आप लोगों को पद्यांश दिया जाएगा और उसी पद्यांश पर आधारित आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो देखो यहीं कहीं पर बिखर गई वह, यहीं इसको पढ़ो, पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृतिशाला सी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा गद्दा, बहुत छोटा सा पद्यांश है, ठीक है, बहुत छोटा सा पद्यांश, लेकिन पूछा बहुत जाता है, ठीक है। आप लोग इसी पद्यांश को तैयार करके जाओ, यही वाला पद्यांश आप लोगों को आपके पेपर में यही वाला पद्यांश आएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग अपने पेपर को खोलेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यही वाला पद्यांश मिलेगा, ठीक है। देखो अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न, ठीक है। पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। देखो पद्यांश पर 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अब देखो ये दो 6 नंबर का पद्यांश आएगा। पहला देखो क्या, पद्यांश का संदर्भ लिखो, पद्यांश का संदर्भ लिखो, यानी कि 2 नंबर का आएगा। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा रेखांकित अंश की व्याख्या करो, पेपर में 2 नंबर का आएगा। अच्छा, प्रश्न नंबर 3 को देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जो कि पेपर में 2 नंबर का आएगा। यानी कि 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, यानी कि टोटल 6 नंबर का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब पहले इसको आप लोग पढ़ लो। देखो यहीं कहीं पर बिखर गई वे भग्न विजय माला से, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है स्मृतिशाला से, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। अब पढ़ने के बाद 3 प्रश्न आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि इस तरीके से होंगे कि पद्यांश का संदर्भ लिखो। अब देखो पद्यांश का देखो संदर्भ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो पद्यांश का संदर्भ को कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान, जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस पद्यांश को लिखा था, ठीक है, द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर, ठीक है, नामक कविता से लिया गया। इस इतना आप लोगों को सब कुछ कवर करना है, ठीक है। अब देखो मैं बात करूंगा प्रश्न में जो आपका सेकंड है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लोग इसी तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, अपने हाथों से मैंने लिखा है, आप लोग भी इसको तैयार करो, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि, झांसी की रानी की समाधि का परिचय देती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार कोई माला टूटकर बिखर जाती है, जिस प्रकार कोई माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर जहाँ बिखरे होंगे, वही स्थान यहीं कहीं समाधि के पास है, ठीक है। आप लोग इतना तो याद ही कर सकते हैं, आप लोग इतना नहीं याद कर सकते हैं क्या, ठीक है, इतना आप लोग याद ही कर सकते हैं, क्योंकि यही वाला आप लोगों के पेपर में आएगा। जो बच्चे चाहते कि मुझे मुझे 70 में 70 नंबर चाहिए, तो आप लोग इसी पद्यांश को तैयार करके जाओ, यही वाला पद्यांश आप लोगों को पेपर में आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का पद्यांश भी समाप्त हुआ, ठीक है। अब देखो पद्यांश आप लोगों का समाप्त होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है, लास्ट प्रश्न देखो क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का लास्ट प्रश्न देखो क्या है। लास्ट प्रश्न हमसे कह रहा है कि कवित्री ने किसके समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मतलब किसके समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो कवित्री ने किसके समाधि पर अपनी भावनाएं, ठीक है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, तो ये बताना है। देखो अब देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कवित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। इतना तैयार करो। इतना तैयार करने के बाद फिर मैं और आगे बात करता हूँ। आप देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैंने प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को वो प्रश्न बताए जो सीधा पेपर में आए, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा संस्कृत, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ संस्कृत के बारे में। अब देखो संस्कृत में क्या होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि संस्कृत में क्या क्या पूछा जाता है। देखो संस्कृत में सबसे पहले आप लोगों से एक गद्यांश पूछा जाएगा। संस्कृत में आप लोगों से गद्यांश पूछा जाएगा, जैसे आपका वाराणसी चैप्टर हो गया, और भी कई सारे चैप्टर हैं, ठीक है। अब फिर गद्यांश, संस्कृत में आप लोगों से एक पद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, पद्यांश पूछा जाएगा जो कि सीधा 5 नंबर का आएगा, और गद्यांश जो है सीधा 5 नंबर का आएगा, मतलब 10 नंबर का गद्यांश आएगा। फिर मेरे पर जो आप लोगों से देखो पूछा जाएगा, ठीक है, इतना सब कुछ आप लोगों से पूछा जाएगा। अब देखो मैं बात करता हूँ संस्कृत, ठीक है। चलो संस्कृत में अब हम आ गए हैं। अब देखो आप लोगों से पूछा जाएगा कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। देखो सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों के पेपर में, ठीक है, आप लोग जैसे अपना पेपर खोलेंगे, पेपर खोलने के बाद आप लोगों को सबसे पहले देखो, सबसे पहले नंबर पर, यानी कि दूसरे तीसरे नंबर पर आपको सबसे पहले ये वाला गद्यांश आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। आप लोग इसी गद्यांश को तैयार करके जाओ, यही वाला गद्यांश आप लोगों को पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसको तो पहले पढ़ेंगे कि
एतस्मिन् त्रिदेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः इतना पढ़ेंगे। आगतः स विहसन् रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्। नागरिकाः लज्जिताः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम् अतिष्ठित। सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। ठीक है, बहुत देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश है, इसको पढ़ना है आप लोगों को। तदा सा नागरिकाः अनुभवत् यत् ज्ञानं सर्वत्र संभवति ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धाः भवन्ति। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया। ठीक है, ठीक है, ओनली आप लोगों को बताने किस चैप्टर से मैंने इस गद्यांश को उठाया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका मैं सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश संदर्भ देखो। यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। ठीक है, देखो संदर्भ सहित देखो, संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे इसका। यहाँ पर डालेंगे संदर्भ, तो प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत खंड के प्रबुद्धा ग्रामीणा, जो आपका चैप्टर है प्रबुद्धा ग्रामीणा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है आप लोगों का प्रबुद्धा ग्रामीणा। चैप्टर का नाम है प्रबुद्धा ग्रामीणा नामक पाठ से इसको मैंने उठाया। ठीक है, अब देखो और आगे बात करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद फिर आप लोगों को आगे देखो क्या करना है। आगे देखो आप लोगों को क्या करना है, इतना सब कुछ करने के बाद फिर आप लोगों को आगे करना है। देखो प्रश्न में कह रहा है कि हिंदी में अनुवाद करो। आप देखो इसका हिंदी में देखो कैसे अनुवाद करेंगे, तो आप लोग सबसे पहले करो इसका हिंदी में अनुवाद करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। देखो इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया, जो उसी, अब देखो इसका हिंदी में अनुवाद देखो आप लोग लिखना स्टार्ट करो। आप लोग सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो कि किसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिखना स्टार्ट करो। इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। ठीक है, अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिक लज्जित होकर चुपचाप बैठ गया। सब यात्री उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह हो सकता है। इतना देखो सब कुछ तैयार कर लो आप लोग। ठीक है, इतना सबको आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि इसका आप लोगों से पूछा गया, क्या पूछा गया था आपके पेपर में, पूछा जाएगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। ठीक है, ठीक है, देखो इतना आप लोग तैयार करो। ठीक है, आप लोग सब कुछ कर लेंगे, फिर आप लोगों से पेपर में एक पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, पद्यांश देखो कौन सा आएगा, तो संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, वो भी किसका होगा, संस्कृत का। ठीक है, तो संस्कृत का पद्यांश आएगा जो कि पेपर में 5 नंबर का आएगा। देखो लास्ट है और यहाँ से देख लो इसको देखो पढ़ेंगे। वो देखो क्या कह रहा है कि संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। ठीक है, एक पद्यांश दिया जाएगा, बहुत छोटा सा पद्यांश आपके पेपर में आएगा और बहुत ही अच्छा सा पद्यांश आएगा। ठीक है, इसको देखो पढ़ेंगे, 5 नंबर का आएगा, पूरा का पूरा 5 नंबर का आएगा और यही वाला आएगा। ठीक है, आप लोग इसी को तैयार करके जाओ। ठीक है, पेपर में यही वाला पद्यांश आएगा। और देखो कि माता गुरुतरा भूमि खात पितोचस्तथा मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुत्री त्रणा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में जरूर आएगा ये वाला। देखो इसका देखो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ देखो कैसे लिखेंगे, इसका देखो संदर्भ, जो आपका चैप्टर देखो कौन सा है, चैप्टर है जीवन सूत्राणी। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीवन सूत्राणी। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, इतना देखो सब कुछ करने के बाद फिर हमसे पूछा जाएगा कि संस्कृत संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। ठीक है, अब देखो हिंदी में अनुवाद करो, मैं आप लोगों का हिंदी में अनुवाद करवा रहा हूँ। देखो हिंदी में देखो अनुवाद करेंगे कि हिंदी में अनुवाद, याद पर देखेंगे कि युधिष्ठिर जो है प्रश्न करते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर क्या कहते हैं, युधिष्ठिर उत्तर देता है। देखो युधिष्ठिर उत्तर देता है, क्या देता है उत्तर, कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से तेज चलने वाला मन है और तिनकों से अधिक दुर्बल चिंता है। देखो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का देखो 70 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा निबंध। देखो निबंध, देखो कौन सा निबंध आप लोगों को तैयार करना है। देखो निबंध, ठीक है, पेपर में कौन सा निबंध आएगा आपके पेपर में आप लोगों को। ठीक है, मैं आप लोगों को 2 से 3 निबंध बताऊंगा, आप लोगों को भाई 2 से 3 निबंध तैयार करके चले जा रहे हैं। ठीक है, तो निबंध में आप लोगों को कौन से निबंध तैयार करने हैं, तो सबसे पहले देखो निबंध आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को कौन कौन से निबंध आप लोगों को तैयार करने हैं, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को देखो पहला जो आप लोगों का निबंध है, देखो पहला आप लोगों का निबंध कौन सा है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है,
तो पहला आप लोगों का निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, इसको तैयार करो, ठीक है। और इसको तैयार करने के बाद फिर देखो और आगे बात करते हैं। फिर देखो आगे देखो फिर मैं बात करता हूँ। अब देखो मैं यहाँ से आप लोगों को मैं बताऊंगा निबंध, ठीक है। पेपर में आप लोगों को कौन कौन से निबंध तैयार करके जाने, ठीक है। पेपर में निबंध कौन से तैयार करना, तो पहला आप लोग निबंध तैयार करो पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण तैयार करो। फिर दूसरा निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसको तैयार करो। फिर देखो आप लोगों को क्या करना है, अगला जो तीसरा निबंध है आप लोगों को तैयार करना है कि, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, देखो बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या, इसको तैयार करो। तो आप लोग 3 निबंध तैयार करके चले जाओ पेपर में, यहाँ से आप लोगों को 1 निबंध आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए आज के इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।